नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक को। लास्ट क्लास में हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा था। गवर्नमेंट बजट के अंदर अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट, छोटी इनकम, बड़ी इनकम, छोटे खर्चे, बड़े खर्चे पढ़े थे ये, जिसको रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से हम जानते हैं। इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन सा किसके अंदर आता है, और इनकी दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो एग्जाम के अंदर आ जाती है। समझ में आ रही बात बच्चे? ठीक है, अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट बजट के स्टेटस को। अगर गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट यानी छोटी इनकम और बड़ी इनकम, टोटल इनकम टोटल खर्चे के बराबर है, उसे बोलते हैं बैलेंस बजट। कम या ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं डिसबैलेंस बजट। अगर रिसिप्ट ज़्यादा है, मिला के अगर इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, उसे बोलते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, और अगर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम कम हो जाती है, उसे बोलते हैं डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? दो ही चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक अपने पास सरप्लस बजट, दूसरा डेफिसिट बजट। अगर रिसिप्ट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस बजट, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसिप्ट से तो डेफिसिट बजट, और अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो बैलेंस बजट। इसको बोलेंगे बैलेंस बजट और इन दोनों को बोलेंगे डिसबैलेंस बजट। समझ में आ रही है बच्चे बात? ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। जरा देखें ध्यान से, ये तराजू आपको स्टेटस शो कर रहे होंगे। देखना बच्चे, किसका पलड़ा भारी है? रिसिप्ट का। जहां पर रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाती उसे सरप्लस बजट बोलते हैं। जहां पर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं उसे बैलेंस बजट बोलते हैं। और जहां पर खर्चे का पलड़ा भारी हो जाता है, खर्चा रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है, उसे डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई। अब चलते हैं आगे, इसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम देखते हैं। ये देखो भाई, रिसिप्ट है 1000 की, इनकम 1000 की, पेमेंट 800 रुपये की, तो मेरे पास 200 रुपये एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो इसे बोलेंगे सरप्लस का बजट। ठीक है, इनकम 1000 रुपये की, खर्चा भी 1000 रुपये का, दोनों ही बराबर हो गए, इसे बोलते हैं बैलेंस बजट। क्या बोलेंगे? बैलेंस बजट। आगे देखते हैं, इनकम 1000 रुपये की, खर्चा 1100 रुपये का, तो 100 रुपये कम पड़ गए, इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। ये बात आ गई समझ में? तो ध्यान से देख लो बच्चे, फिर से तराजू आगे हैं, दोनों बराबर हैं तो बैलेंस है, कमियां ज़्यादा हैं तो डिसबैलेंस है। अगर हमारे पास रिसिप्ट ज़्यादा है तो सरप्लस बजट, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट बजट। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखते हैं अपने इस सवाल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने यही स्टेटमेंट करी थी। ये हमारे पास रिसिप्ट साइड है यानी इनकम साइड, ये वाली साइड हमारे पास एक्सपेंडिचर वाली साइड है। इनकम होती दो तरीके की, छोटी इनकम और बड़ी इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, छोटे खर्चे और बड़े खर्चे। छोटे खर्चे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। छोटी इनकम और छोटे खर्चे कौन से होते हैं? जिनसे एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी इनकम बड़े खर्चे कौन से होते हैं? जिनसे एसेट्स और लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है। दूसरा, अब कैसा फर्क? जिस इनकम से या तो मेरी एसेट्स कम हो जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए, फिर इनकम आए, तो उसे बड़ी इनकम यानी कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ना मेरी लायबिलिटी बढ़े ना मेरी एसेट्स कम हो, फिर भी पैसा आ रहा है, उसको हम छोटी इनकम यानी रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। आगे देखो भाई, खर्चे कौन से? जिससे मेरी या तो एसेट्स बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए, या तो एसेट्स बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए, ऐसे खर्चे बड़े खर्चे यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और वो खर्चे जिनसे ना तो मेरी एसेट्स बढ़े ना लायबिलिटी कम हो, फिर भी खर्चे हो रहे हों, तो ऐसे खर्चे छोटे खर्चे कहलाते हैं, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये बात आई समझ में? छोटे खर्चे और छोटी इनकम यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को एक साथ हम लोग रेवेन्यू बजट के नाम से जानते हैं। बड़े खर्चे और बड़ी इनकम को हम एक साथ कैपिटल बजट के नाम से जानते हैं, और इस टोटल को एक साथ गवर्नमेंट बजट के नाम से जानते हैं। तो दोनों रिसिप्ट को जोड़ देंगे तो बजट रिसिप्ट, दोनों खर्चों को जोड़ देंगे तो बजट एक्सपेंडिचर, दोनों बराबर हैं
तो बैलेंस बजट, कमियां ज़्यादा हैं तो डिसबैलेंस बजट, बजट की रिसिप्ट ज़्यादा है, रिसिप्ट ज़्यादा खर्चे कम तो सरप्लस बजट, खर्चे ज़्यादा है रिसिप्ट कम तो डेफिसिट बजट। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई। तो सबसे पहला सवाल ये है, कैलकुलेट द बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं जरा देखो। बजटरी डेफिसिट निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट करनी पड़ती है। तो देखो भाई, बजटरी डेफिसिट कैसे आएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट। जरा देखो भाई दोनों खर्चे कितने हैं मेरे पास, 30,000 और 60,000, ठीक है। रिवेन्यू नेचर के खर्चे 60,000, कैपिटल नेचर के खर्चे 30,000, टोटल हो गए 90,000। इधर आ जाओ अभी, रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है 50, कैपिटल रिसिप्ट 25, ये 50,000 और ये 25,000, टोटल कितने आ गए 75,000। तो मेरे पास बजट का डेफिसिट कितना आ गया 15,000, यानी 15,000 का बजटरी डेफिसिट, बजटरी घाटा हो गया है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये जो घाटे होते हैं बच्चे, इनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं। ये देखो, ये फॉर्मूले आप एक बार नोट डाउन करो, ठीक है। फटाफट देखो बच्चे एक बार इस फॉर्मूलास को। देखो भाई, सबसे पहले बजटरी डेफिसिट हमने कैसे निकाला, बजटरी डेफिसिट हमने निकाला बजट के एक्सपेंडिचर माइनस बजट की रिसिप्ट, ठीक है। पहला है रिवेन्यू डेफिसिट, जिसको बोलते हैं राजस्व घाटा, जो कि कैसे निकलता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद है फिस्कल डेफिसिट, कैसे निकालेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है, लोन को छोड़कर, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट में लोन को छोड़कर। और लास्ट आपके पास प्राइमरी डेफिसिट, जो कि निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट की पेमेंट। ये 3 ही आपको काम करने हैं और इन 3 काम से आपके तीनों के तीनों घाटे निकल जाएंगे। समझ में आई बच्चे बात? ठीक है, एक बार जो मैंने लिखवाया है एक बार आप उसको देख लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, तभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। चलो, अब ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर ही ये प्राइमरी डेफिसिट निकलेगा। अगर ये गलत कर दिया तो तीसरा भी आप गलत कर दोगे। तो ये देखो बच्चे, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालोगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरिंग, बोरिंग को छोड़कर, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट और कैसे निकाला जा सकता है, टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, टोटल रिसिप्ट के अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आती है और एक्सेप्ट बोरिंग। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा फिस्कल डेफिसिट आप कैसे निकाल सकते हो, बजटरी डेफिसिट और बोरिंग प्लस अदर लायबिलिटी। आजकल ये सवाल नहीं आता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि बजटरी डेफिसिट आपको एग्जाम में नहीं देता है। तो यही रीजन है कि फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर हो जाता है। ये नहीं दे रखा है तो इसकी वैल्यू 0, तो दोनों बराबर हो गए। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। और एक लास्ट और क्या चीज़ है, फिस्कल डेफिसिट रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। अब ये नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट का मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। ये जो कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग है, इसी को एक नाम में हम ये भी जानते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तब आप इजीली सारे सवाल कवर कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और अब इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, जिससे आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। अब ये आपके पास गवर्नमेंट बजट की स्टेटमेंट थी। तो देखो भाई, सबसे पहला लिखते हैं हम लोग रिवेन्यू डेफिसिट। कैसे निकालेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। तो देखो बच्चे जरा ध्यान से, मेरे छोटे खर्चे कितने हैं 10,000 के और छोटी इनकम कितनी है 6,000 की।
तो देखो भाई 10,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 4,000। तो मेरा जो घाटा आ गया है रिवेन्यू डेफिसिट वो कितना आ गया है 4,000 रुपये का। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरी चीज़ निकालते हैं, सेकंड चीज़ फिस्कल डेफिसिट, जो कि निकलेगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरिंग, एक्सेप्ट बोरिंग यानी बोरिंग को छोड़कर। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चे एक बार। ये हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है। छोटे खर्चे कितने थे 10,000 के, बड़े खर्चे कितने हो गए 30,000 के। तो दोनों खर्चे लिख लेते हैं। ये आ गए 10,000, ये आ गया 30,000। ठीक है, छोटी इनकम कितनी आ गई 6,000 की, बड़ी इनकम कितनी आ गई 34,000 की। लेकिन 34,000 में से इसने क्या बोला एक्सेप्ट बोरिंग, 34 में से 9 नहीं लेने, तो कितने लेने हैं 25। कितने लेंगे भाई 25। कितने ले लिए हम लोगों ने 25, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है ये कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरिंग। तो देखना बच्चे कितनी वैल्यू हो गई है, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 40,000 और 40,000 में से गए 31,000, तो हमारे पास घाटा कितना आ गया बच्चे 9,000 का। इस 9,000 को हम क्या बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा किसके बराबर होता है, फिस्कल डेफिसिट जो है हमेशा बराबर होता है लोन एंड बोरिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी, बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो देखना फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू कितना है 9,000, और यहाँ बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी भी कितनी दे रखी थी 9,000। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो इस पूरी चीज़ को स्टेटमेंट को देखते हुए कि जो बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी है यही मेरा क्या है फिस्कल डेफिसिट। एक लास्ट डेफिसिट और देखते हैं बच्चे, वो कौन सा होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये निकलेगा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट की पेमेंट। मेरे पास फिस्कल डेफिसिट था 9,000 और इंटरेस्ट की पेमेंट हम रिवेन्यू खर्चे में करते हैं जो कि कितनी दे रखी है 2,000 रुपये। तो लो जी इसमें से 2,000 घटा दिया, ये कितना आ गया 7,000। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या आ गया कि वो खर्चा जो हमें इंटरेस्ट के बिना, वो लोन का अमाउंट जो हमें इंटरेस्ट के बिना पे करना है उसे बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आई होगी। इस टेबल से सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे घाटे हमने निकाल दिए हैं। तो ज़रा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें अपने पास ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपकी क्लास ओवर। तो देखो बच्चे एक लास्ट सवाल है, ये जरा ध्यान से देखें। इफ गवर्नमेंट of a hypothetical economy present the following information, which of the following value represent the budgetary deficit। ठीक है भाई, बजट की डेफिसिट निकालते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ठीक है भाई, और अब इसकी अगर बात करें तो टोटल खर्चे के अंदर क्या आएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट के अंदर क्या आएगा रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो देखो ये कितनी कितनी है। तो सबसे पहले रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कितने हैं 25,000, कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं 35,000, 25 और 35, ये 25,000 ये 35,000 माइनस। अब छोटी इनकम और बड़ी इनकम देखो, जो हमारे पास जो छोटी इनकम है यानी रिवेन्यू रिसिप्ट ये 20,000 और बड़ी जो इनकम है वो कितनी है 30,000, 20,000 प्लस 30,000। तो बजटरी डेफिसिट कितना होगा 60 माइनस 50 और बजटरी डेफिसिट कितना आ गया 10। बड़ा आसान सा सवाल था, ये कई बार न्यूमेरिकल एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चे बी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास और उम्मीद है गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो इस वाले चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर इस चैप्टर की प्रिपरेशन करनी हो जिसमें आपको 6 नंबर लेने हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है तो सुनो।
पहली चीज़, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से बेसिकली 3। पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी पहले 2। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर ध्यान रखनी। दूसरा कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट की, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, छोटी इनकम, बड़ी इनकम, छोटे खर्चे, बड़े खर्चे, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। और लास्ट में गवर्नमेंट बजट जो बैलेंस और डिसबैलेंस बजट होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, और जो घाटे का बजट होता है जिसको डेफिसिट बजट बोलते हैं, वहाँ से एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। बाकी इस पूरे चैप्टर में से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सर।